नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण क्या है और इसकी संरचना क्या है, आइए हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि गुरु बीजाणु पर्ण या बीजांड, इसकी संरचना अत्यंत जटिल होती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, समझेंगे। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की संरचना अत्यंत जटिल होती है और एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार अथवा दीर्घवृत्तीय संरचना होती है, जिसका मुख्य भाग मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। कक्षा 11 में आपने ऊतक पढ़े होंगे, कोलन कायमा, पेरेन्काइमा, इस तरह से। तो मृदुतक, दृढ़ोतक, स्थूल कोणोतक। तो इसकी जो कोशिकाएं बनी होती है वो किसकी बनी होती है? हाँ, तो इसकी कोशिकाएं किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित होता है, जिसे बीजांड काय या नुसेलस कहते हैं। सबसे पहली परिभाषा ये है, अपन को याद रखनी है। ये लीजिए आप, बीजांड काय, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके चारों ओर वाला आवरण, जो बीजांड के चारों ओर का आवरण होता है, मुख्य भाग होता है, उसको हम बीजांड काय या नुसेलस कहते हैं। यह एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं बीजांड काय की। डायग्राम को थोड़ा अपन ये कर लेते हैं। तो ये बीजांड काय का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बीजांड काय वाला है ना। तो ये बीजांड काय चारों ओर से किससे घिरा रहता है? अध्यावरण से। किससे घिरा रहता है? अध्यावरण से। अध्यावरण भी दो तरह के होते हैं भाई। अध्यावरण भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये बीजांड काय है, ये बीजांड काय है और इसके चारों ओर ये आवरण है। एक तो ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला, यानी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एक तो बाह्य अध्यावरण और एक अंत अध्यावरण। तो बीजांड काय के चारों ओर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो किसका पाया जाता है? अध्यावरण का। दो संरचना याद रखना। बीजांड काय न्यूसेलस कहते हैं, प्राय एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं, या इंटूगोमेंट्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में। बाहरी आवरण की बात करें, ये बाहर वाला बाह्य आवरण, बाह्य आवरण तथा भीतरी आवरण अंत अध्यावरण कहलाता है। बाहर का जो आवरण है उसको बाह्य अध्यावरण और जो भीतर का आवरण है उसको क्या बोलेंगे अपन? अंत अध्यावरण। अब अध्यावरण की संख्या गिन लेंगे हम। अध्यावरण की संख्या मान लीजिए अगर 2 है तो द्विअध्यावरणी, अगर नहीं है अध्यावरण तो अध्यावरणी। तो इस तरह से हम बीजांड या गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना देख रहे हैं। एक प्रारूपिक गुरु बीजाणु में हम निम्न संरचनाएं देख सकते हैं। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए आप। सबसे बाहर वाला भाग, सबसे बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यावरण। ठीक है। अध्यावरण के पास कुछ जगह खाली होती है, उस वाले को हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। और जिस तंतु से या जिस जगह पे बीजांड लगा रहता है उसको हम बोलते हैं बीजांडासन। यानी ये बीजांडासन होता है, या बीजांड न्यास भी बोल सकते हो। और जिस व्रंत से, जिस तंतु से बीजांड अंडाशय में लगा होता है उसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। और बीजांड का कुछ थोड़ा सा फूला हुआ भाग, उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? पीछे वाला भाग रेफी कहलाता है। अब हम बात करते हैं बीजांड में कुछ खास जगह की। हम बात करते हैं निभाग की, जो बीजांड द्वार के बिल्कुल क्या होता है? ये बीजांड द्वार है। इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग, ये इधर, बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये ऊपर वाला भाग तो निभाग कहलाता है, बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला भाग निभाग कहलाता है, चेलाजा कहलाता है।
और इस निभाग और चला जाके मध्य ही भ्रूण कोश होता है भाई। इस निभाग और चला जाके मध्य क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश के बारे में हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो भ्रूण कोश में हमारे पास एक तो द्वितीयक केंद्रक होता है। क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक, ये वाला द्वितीयक केंद्रक। एक होती है यहाँ पर हमारे पास 3 कोशिकाएं, तो बीजांड द्वार की तरफ होती है। बीजांड द्वार की तरफ 2 तरह की कोशिकाएं होती है। सबसे मध्य वाली कोशिका है, उसको तो हम क्या बोलेंगे, अंड कोशिका। और उसके साइड वाली 2 कोशिकाओं क्या बोलेंगे, जैसे ये और ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका। और इसकी एक क्या होती है हमारी, कौन सी कोशिका, अंड कोशिका। ठीक, या इसको हम अंड उपकरण भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण भी कहते हैं। और ठीक इसके सामने निभाग वाले भाग की तरफ 3 कोशिकाएं और पाई जाती है। 3 कोशिकाएं और पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अंड कोशिका हमारी ये बनाई दी हमने, ये अंड कोशिका है। और इसके साथ में 2 सहायक कोशिकाएं होती है। तो एक प्रारूपिक बीजांड का जो संरचना है वो हमारे सामने इस प्रकार से नज़र आता है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना को समझाइए। तो एक प्रारूपिक बीजांड में हमारे पास मुख्यतया 3-4 तरह की संरचनाएं पाई जाती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अध्यावरण बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते, वरन इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी रचना का निर्माण करता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। ये भी परिभाषा है, बीजांड द्वार किसे कहते हैं, बीजांड द्वार किसे कहते हैं। हमने देखा था अभी कि जो बीजांड काय है, जो अध्यावरण बीजांड काय को पूरी तरह से नहीं ढकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये अध्यावरण है हमारे, ये अध्यावरण है। ये इस बीजांड काय को, ये अंदर वाला भाग पूरी तरह से नहीं ढकते हैं, कुछ भाग खुला रहता है। इस खुले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड काय का आधारीय भाग, बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग या चलाजा कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मोस्ट बात है यहाँ पर, निभाग से ही अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है। निभाग से किसकी उत्पत्ति होती है, अध्यावरणों की। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर आता है कि प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांडासन यानी प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। इस वृंतनुमा संरचना को बीजांड वृंत या फनिकल कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। और कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभारनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रेफी कहते हैं। कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर उभारनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रेफी कहते हैं। ये देखिए, कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर, ये बीजांड वृंत आ रहा है, ये पूरा इस जगह पर एक उभारनुमा रचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं हम, रेफी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीजांड में। बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूण कोश पाया जाता है। स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ये भ्रूण कोश है भाई। ये अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा भ्रूण कोश है। तो ये भ्रूण कोश पाया जाता है बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की छोर की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। कितनी कोशिका का समुच्चय पाया जाता है, 3 कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम एग अपर्चर या अंड समुच्चय कहते हैं। याद रखना, मैं चित्र में बता देता हूँ आप लोगों को। ये स्ट्रक्चर देखिए, या इससे पहले वाला देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप पूरा।
बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में ये वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में बीजांड छोर की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें नाशपति के आकार की एक अंड कोशिका होती है। नाशपति के आकार की क्या होती है? अंड कोशिका। ये देखिए आप, ये नाशपति के आकार की क्या होती है? अंड कोशिका। थोड़ा चित्र उल्टाइए। नाशपति के आकार की एक अंड कोशिका होती है और इसको घेरे हुए 2 सहायक कोशिका होती है। 2 सहायक कोशिका होती है। निभाग छोर की ओर भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें एंटीपोडल सेल भी कहते हैं। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पहले। प्रतिमुखी या प्रतिव्यास वाली कोशिकाएं, प्रतिव्यास यानी इनका एक जैसा व्यास होता है, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि बीजांड में बीजांड द्वार के समीप बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है और भ्रूणकोश में बीजांड द्वार छोर की ओर, ये बीजांड द्वार छोर है, ये वाला बीजांड द्वार छोर की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। और इसमें नाशपति के आकार की क्या पाई जाती है? एक अंड कोशिका पाई जाती है तथा 2 पार्श्वीय सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। निभाग की छोर की ओर भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती है। क्या होती है? एंटीपोडल सेल्स। और जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं। और भ्रूणकोश की बात करें, भ्रूणकोश के मध्य में केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। इसको हम केंद्रीय कोशिका कह सकते हैं। मध्य में केंद्रीय कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? 2। अभी इसको द्वितीय केंद्रक बोल रखा है लेकिन ये 2 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 2। जो निषेचन से ठीक पहले, जब निषेचन होने वाला होता है, उस निषेचन के ठीक पहले ये जो केंद्रक है ये मिल जाएंगे और द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इस बीजांड की संरचना के बारे में जाना। वैसे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में देख करके कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है यहाँ पर अंडप। अंडप में क्या क्या होता है? अंडप में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड और पुष्पासन, 4 संरचनाएं, 5 संरचनाएं मुख्यतः होती है। बात करते हैं हम बीजांड की। अंडाशय के ऊपर एक बीजांड तथा बीजांड की ये आंतरिक संरचना। अंडाशय में 2 स्पष्ट छोर होते हैं, एक तो निभागीय छोर होता है, एक बीजांड द्वारीय छोर होता है। बीजांड अध्यावरण जो होते हैं, ये बाह्य कवच, अंतः कवच यानी अध्यावरण, दोनों अध्यावरण बीजांड काय को पूरी तरह से कवर नहीं करे रहते। जिस जगह पर बीजांड काय नहीं होता उस जगह पर क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार। और जिस जगह एक पैक होता है पूरा, वो निभाग भाग होता है। और हमने एक क्वेश्चन पूछा, अध्यावरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अध्यावरणों की उत्पत्ति निभागीय छोर से होती है। मित्रों, अगर आपको ये पूरी संरचनाएं याद नहीं होगी तो अगला जो पार्ट आएगा, तीसरा और चौथा, वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें हम जनन पढ़ेंगे तो वो ज़रूरी है। तो ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका यानी 3 कोशिका का समूह क्या कहलाएगा? ये वाला अंड उपकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वाला भाग अंड उपकरण कहलाएगा। और निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और ये पाया जाता है द्वितीय केंद्रक मध्य में, यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं 7 तो कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं होती है? 7 सेल्स, 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक। तो ये अवस्था है हमारे पास, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाली स्थिति हमारे पास बन जाती है।
और जो 8वां केंद्रक हैं वो बाद में मिल जाते हैं, अंदर के भ्रूण कोश के जो अंदर के केंद्रक हैं वो मिल जाते हैं और मिल के क्या बना लेते हैं, 2n केंद्रक बना लेते हैं। तो ये हमारे बीजांड की संरचना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप